A group of numbers which follow some pattern. जैसे देखो, कहने का मतलब है कि 2, अगला नंबर अगर 2 + 3 से आए और फिर अगला 2 + 3 + 3 से आए, फिर 2 + 3 + 3 + 3 से आए, तो ये प्रोग्रेशन होगी। फिर से देखें, 2 + 3, 2 + 2 × 3, 2 + 3 × 3, तो ये प्रोग्रेशन है। वही चीज लिख रहा हूँ बार-बार, ठीक है भैया। 2 बार आए, 3 जोड़ कितने से आए? इफ नेक्स्ट नंबर कम्स आफ्टर एडिंग ए फिक्स्ड नंबर देन इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई फिक्स्ड नंबर, जैसे मैं आपको कहूँ 10 और कहूँ 2 जोड़ दी जाओ और बना लो प्रोग्रेशन, तो क्या बना लोगी? 10, 12, 14, 16 हो गई प्रोग्रेशन। इफ द नेक्स्ट नंबर कम्स आफ्टर एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, तो मैंने इनको 2 दे दिया और फिर मैंने कहा 3 जोड़ते जाओ, तो ये बार बार 3 जोड़ती जा रही है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आ गई? सो इफ द नेक्स्ट नंबर कम्स आफ्टर एडिंग ए फिक्स्ड नंबर देन इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए ग्रुप ऑफ नंबर विच फॉलो सम पैटर्न, इनमें कोई पैटर्न है ना, ऐड करने से आ रहा है कि नहीं? एंड अगर मैं आपसे कहूँ ये 2 है, ये 5 है, ये बताओ कितना आ जाएगा? देखो 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है, 8 हो गया। और अगला देखो 9 + 2, तो क्या नेक्स्ट नंबर कोई बता सकता है? एंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द प्रोग्रेशन कैन बी प्रिडिक्टेड ऑन दैट रूल, तो उसे प्रोग्रेशन कहेंगे। एंड नेक्स्ट नंबर दिशता बोलो क्या होगा? 14 हो जाएगा। कोई 3 जोड़ना, नंबर कैन बी प्रिडिक्टेड on the basis of given rule, then it is called progression. आप इतना भी लिख देंगे, ग्रुप ऑफ नंबर विच फॉलो सम पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है? इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। एंड इन प्रोग्रेशन एनी नंबर कैन बी प्रिडिक्टेड ऑन बेसिस ऑफ दैट रूल। तो जो इसकी पहली टर्म है उसे A1 कहा जाएगा, जो दूसरी टर्म है उसे क्या कहा जाएगा? और जो तीसरी टर्म है वो A3, A4 और फिफ्थ टर्म क्या कही जाएगी? और ऐसे चली जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। A1 टर्म, ये कौन सी टर्म हुई बोलो? क्या ये सेकंड टर्म हुई? और ये कौन सी हुई? फिफ्थ टर्म। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, प्रोग्रेशन की मैंने बात की है, तो प्रोग्रेशन कई तरीके से हो सकती है। प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकती है, ज्योमेट्रिक हो सकती है और हार्मोनिक हो सकती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होती है? जैसे मैंने अभी इनको बताया कि 10 में 2 जोड़ते चले जाओ, तो ये क्या करेंगे बोलो? 12, 14 और 16 बन गए कि नहीं? दिस कम्स बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर इन ईच टर्म। फिक्स्ड नंबर को बार बार रिपीटेडली, एडिंग ए फिक्स्ड नंबर रिपीटेडली इन ईच टर्म। 2 फिर जोड़ो, फिर और 2 जोड़ो, फिर और 2 जोड़ो, तो अभी आ रही कि नहीं? तो इस चीज को क्या कहेंगे कि अगर मैंने एक टर्म ए है और उसमें मैंने डी जोड़ दिया, तो अरविंद बोलो अगले में क्या करेंगे? A + 2D, क्योंकि एक और डी जोड़ा जाएगा, तो इसे क्या लिखेंगे बताइए? A + 2D। उत्कर्ष फिर क्या लिखेंगे? A + 3D। ऐसे ही बन जाएगा A + 3D। इसमें देखो, मैंने अगर आपको 3 दिया और मैं अगर ज्योमेट्रिक में क्या होता है, इन दिस द टर्म प्रोग्रेसेस बाय मल्टीप्लाइंग ए फिक्स्ड नंबर। मैं कहूँ यहाँ 2 जुड़वा रहा था, अब मैं कहूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो पहली 3 है तो अगली कौन सी होगी? 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर अगली और कौन सी होगी? एक और 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर अगली कौन सी होगी? तो यहाँ पर ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगी। समझ आ गई बात? तो ज्योमेट्रिक में क्या होता है बताइए?
द टर्म प्रोग्रेसेस बाई मल्टीप्लाइंग ए नंबर, फिक्स्ड नंबर। और ये कैसे होता है? द टर्म प्रोग्रेसेस बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। बोल बात समझ आई? द टर्म प्रोग्रेसेस, ये चीज यहाँ लिखी है आपके ऊपर में अभी कि कुछ में ऐसा होता है, कुछ में वैसा होता है, तो वो मैं बता रहा हूँ। द टर्म प्रोग्रेसेस बाई एडिंग a fixed number terms progresses by multiplying a fixed number। ये हार्मोनिक क्या होती है? इट इज रिवर्स, इनवर्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं ये लिख दूं 1/10, 1/12, 1/14 और 1/16, तो ये क्या बन जाएगी? इट इज इनवर्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका संगीत में इस्तेमाल है, वो हम बाद में देखेंगे, या साउंड के चक्कर में ज्योमेट्री बता। सो इट इज इनवर्स ऑफ किसका है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी कहते हैं और इसको जीपी भी कहते हैं, इसे एचपी भी कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहेंगे? जीपी, एपी, जीपी, एचपी। अभी आप एपी पढ़ लें, 11th में जीपी और एचपी पढ़ लेंगे। अभी एपी पढ़। तो ये जो कांस्टेंट टर्म जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको कहते हैं रेशो। इसे क्या कहेंगे? मान लीजिए इसे ए कहा, इसे ए आर कहा, तो इसे क्या लिखें बोलो? और इसे आर क्यू। सही है? अच्छा, ये पहली टर्म को क्या कहा गया है? मन क्या A1 कहा गया? इसे क्या कहा गया? इसे, सही है? इसमें भी इन्हें क्या कहा जा सकता है? A1, A2, A3 को कहा जा सकता है A1, A2, A3। तो आप ये बात देख रहे हैं कि सक्सेसिव डी जोड़ने से आ रहा है, और इसमें कैसे आ रहा है बताओ? ए में आर से मल्टीप्लाई किया, फिर एक और आर से मल्टीप्लाई किया, और फिर एक और आर से। तो इस चीज को आर को क्या कहते हैं बताइए? हियर आर इज कॉमन रेशो। ये इनका क्या है बताइए? अच्छा, रेशो का मतलब समझते हो? जो सब्सिक्वेंट टर्म्स को डिवाइड करने से है उसको रेशो कहते हैं। जरा A2/A1 करके दिखाओ क्या आता है। A2/A1 से तुम्हारे पास क्या आएगा? डिवाइड तो करो जरा। दैट इज 3 × 2/3 करो। तो इससे करके 2 आ गया। और A3/A2 करके देखो, A3/A2 करो। 3 × 2² 3 × 2, तो भी क्या 2 आएगा। तो इसी चूंकि सब में वही रेशो आ रहा है, इसलिए इस रेशो को क्या कहेंगे? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कहा कि नहीं? जो जब रेशो सेम हो तो उसको कहेंगे कॉमन रेशो। अच्छा, फिर डी को क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। अब तुमसे कहे मैं A2-A1 करो, जरा A2-A1 करो, 12-10 2 आ जाएगा। A3-A2 करो, A4-A3 करो। चूंकि यहाँ डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस। वहाँ रेशो कांस्टेंट है तो उसे क्या कहा गया? कॉमन। सही है? तो इसलिए जरा यहाँ A2-A1 आप करके देखिए, तो बोलो 12-10 कितना आया? 2। और A3-A2 करके देखो तो 14-12, तो भी 2 आया। इससे क्या पता चल रहा है कि D इज कॉमन डिफरेंस। जो A2-A1 का आंसर किया, क्या वही A3-A2 है? द डिफरेंस ऑफ सब्सिक्वेंट टर्म्स इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसे क्या कहेंगे? D। तो क्या ये दोनों इक्वल आ गए? क्या सब्सिक्वेंट टर्म्स का जो अंतर है वो तो कांस्टेंट रहा कि नहीं? और इसलिए इसी को क्या कह दिया बोलो? D। सो D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ देखिए सबसे पहला पेज निकालो, और सबसे पहले पेज में जरा ये देखो कि जो
हम पैसा जमा कर रहे हैं, हर साल किसी की सैलरी 8,000, 8,500 और फिर 8,000, फिर 9,000 हो जा रही, तो क्या आपको ये एपी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो, दैट इज ईयरली सैलरी, सैलरी इज 8,500 और फिर 9,000। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन वेदर इट इज एपी और नॉट, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। डिटरमाइन वेदर इट इज एपी और नॉट, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले A2 माइनस A1 तो करो, तो 8,500 माइनस 800 तो कितना आ गया, और A3 माइनस A2 भी करके देखो तो क्या आया। अब फिर देखो as A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, सो इट इज AP, इसलिए क्या हुई, समझ में आ गया। अब देखिए इतनी बात समझ आ गई, तो डिटरमाइन वेदर इट इज एन एपी, तो क्या ये एपी है, अंतर। नाउ फाइंड इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब आगे भी क्या कह रहा है बताओ, फाइंड इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा, अब जरा देखो, एपी जो होती है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी इट इज a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अगर ये इसकी जनरल फॉर्म है तो इसे A1, A2, A3 भी कहा जा सकता है क्या। तो A4 का फार्मूला क्या होगा मयंक, एक डी कम रहेगा क्योंकि पहले में कोई डी जुड़ा नहीं है, दूसरे से डी जुड़ना शुरू हुआ तो 2 में 1 डी जुड़ा, तो 4 में भी एक कमी जुड़ेगा ना, पहले में तो डी नहीं था। तो A4 का क्या फार्मूला हुआ बताइए, A प्लस 3D, देखो A3 का A प्लस 2D है, A2 का क्या A प्लस D, A प्लस 1D। A2 देखो ना, पहली टर्म जो फर्स्ट टर्म है उसमें तो कोई डी नहीं है, सेकंड से जुड़ना शुरू होना, तो A2 का फार्मूला क्या है A प्लस D, A3 का A प्लस 2D। एक इसी तरीके से बताओ, अगर मैं आगे बढ़ूं तो nth टर्म का क्या फार्मूला होगा, A प्लस, ये बताओ, देखो मैं हमेशा ही सही बताता हूं, एक कम करके बताना है। A4 बताओ, A प्लस 4 माइनस 1D, 3D क्या होता है बताओ, क्या 4 माइनस 1 नहीं होता। A3 बताओ, A प्लस 3 माइनस 1D, 3 माइनस 1 ही तो 2 होता है। तो nth अवेन में तुम 4 रख के भी देख लो, चाहे 3 ही आएगा, रख के देख लो। A4 से क्या आएगा, क्या 4 माइनस 1D 3D नहीं होता। इतनी बात समझ आ गई। अब वो कह रहा है इसकी कौन सी टर्म बताओ, फिर समझिए। दैट इज, अगर हम देखें सो A3 क्या है, क्या ये A प्लस 3 माइनस 1D है। A3 क्या है, A प्लस 3, यही तो 2D है। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ D, इट इज 1 लेसर देन द टर्म नंबर। जो इसका कोफिशिएंट D का आ रहा है, क्या वो इससे 1 लेसर है, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या है, वो इससे 1 लेसर होगा। उसी पैटर्न पर चलते चले जाओ। अगर मैं A10 कहूँ तो A प्लस 9D नहीं बोलोगे, तो 10 में से 1 कम करके बोल रहे हो ना, तो सभी इसी तरीके से बोलते चले जाओगे। तो ये हमारा फार्मूला है हमारे पहले चैप्टर के लिए। बोलो क्या फार्मूला है, an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, वेयर A जो पहली टर्म है उसे हम A भी कह सकते हैं या A1 भी कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज A ओनली ना, तो A इज, व्हाट इज A, A इज फर्स्ट टर्म और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो अब आपसे क्या चीज पूछी गई है, 3 टर्म दी है, तो त्रिशु बताओ A4 का फार्मूला बताओ जरा। सर A प्लस 3D, सही है, A प्लस
3D। अब इन सब की जरा वैल्यू प्लेस कराओ एक ही जगह क्या लिखें। ए फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म क्या है इसको? 8000। और बोलो यहाँ हमने करके दिखाया, आपको कुछ कॉमन डिफरेंस पता चल रहा है क्या है? 500, क्योंकि जो A2 - A1 है वही D है, तो दैट इज 3 × 500, तो कितना आ जाएगा बोलो? 15। तो दैट कम्स एज 9500, जो इसकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। भाई अगले साल उसको 500 का और इजाफा हो जाएगा उसकी सैलरी में। तो ये A4 है। A5 बताओ सुजैन। A+4D हो जाएगा, तो वो अब उसकी नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म हो जाएगी, दैट इज A+4D। तो 8000 जो कि फर्स्ट टर्म है, और 4 × 500, तो क्या हो जाएगा? 8000 और प्लस 2000, तो फिर 10,000 भी हो जाएगी उसकी सैलरी। इसी तरीके से A6 को भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगला देखो, ऐसा भी हो सकता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सीढ़ी की जो लंबाई है ऊपर चढ़ने पे कम होती जा रही है सेंटीमीटर, ऐसा बताएं। तो सबसे नीचे वाली रंग कितनी बड़ी? 45 सेंटीमीटर। उससे ऊपर वाली उससे छोटी। तो आपको ये पता करना है कि क्या ये AP है या नहीं। 43, 41। प्राइमा फेसी अमन आपको प्रथम दृष्टया ये क्या लगता है, क्या ये AP है या नहीं है? तो D क्या है? माइनस। चेक कर लेते हैं, ये -2 बोल रहे हैं, अब इसको चेक करें। ये कह रहे हैं AP है और -2 है, तो मैं पता करूं। बताओ A2 - A1 करके तो जरा देखो। 43 - 45, तो -2 आया। अगर यही A3 - A2 भी यही आ जाए तो अनाउंस कर देना कि AP है, तो भी सभी सक्सेसिव टर्म का वही डिफरेंस आना चाहिए, तभी AP बनती है कि नहीं बनती है। तो जरा देखो 41 - 43 क्या आ रहा है? क्या वो भी -2 आ रहा है? एज, अब क्या लिखोगे? एज A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इज इक्वल्स टू -2, सो इट इज AP। क्योंकि किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो ये क्या हुई? जब भी लिखोगी दिव्या इट इज AP विद, हमेशा ये जरूर बताना ये AP है जिसकी फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये। कोई भी चीज़ का फीचर बताना पड़ता है ना, ये चीज़ है, इसका ये रेट है और ये इतने दिन चलेगी। विद AP विद फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? 41 और कॉमन डिफरेंस ये दो चीज जरूर बताना। दैट इज A कितना हुआ बताओ, और D इज इक्वल टू -2, हमेशा ये बताना, ठीक है? कितना? 45, 41 बता दीजिए आपको, 45 बोल दीजिए। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या ये लग रहा है जो उसकी में थर्ड दिया है वो AP लग रही कि नहीं लग रही है? नहीं लग रही है थर्ड में, हमको तो नहीं लग रही क्योंकि डेसिमल में भी चीज आ गई। वो ऐसा क्यों आया है, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको हम बाद में थोड़ा देखेंगे। है तो नहीं ना AP, क्योंकि जो डिफरेंस है वो तो सेम नहीं आएगा ना। थर्ड वाले में देखो जो 10,000 वाला आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि वो डेसिमल है, वो तो थोड़ी आ जाएगा। वो क्वेश्चन बुक में है एक्सरसाइज का, वो आगे देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर धीरे धीरे ये स्क्वायर होता जाए तो क्या तुम्हें लगता है ये AP होगी? दैट इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कैन इट बी AP कि नहीं हो सकती? बोलो हमको क्या लगता है, होगी कि नहीं? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अगला इस वाले को तो अभी नहीं करा, ये AP नहीं है, वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है? ये तो AP नहीं, ये देखो ये लग रही है, सब्ट्रैक्ट कर करके देखो जरा सब्सीक्वेंट टाइम्स को, तो AP मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो बोलो एस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या आएगा? 3, और 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या आएगा?
तो लिखो कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP, इसलिए एक AP नहीं हुई है। प्लस सवाल देखो अगले फिफ्थ में तुमको क्या लगता है, जो शकीला 100 रुपये अपनी डॉटर को देती है और 50 रुपये उसमें बढ़ा भी देती है, तो उसको बर्थडे में 100 रुपये मिला, फिर अगले बर्थडे में 150 रुपये, ऐसा उसकी गुल्लक में डाल देती, तो क्या ये एक AP फॉर्म करेगी? करेगी। अगर करेगी तो बोलो इट इज एन AP, ऐसा ऊपर की तरह कर लेना, इट इज एन AP विद A इज इक्वल्स टू 100, उत्कर्ष D क्या हो जाएगा? 15। ओके, अब जरा देखो, एक पेयर रैबिट खरीद के लाया गया, तो उसमें वो इतने छोटे थे जब नए लाए कि पहले महीने में उन्होंने बच्चे नहीं पैदा किए, लेकिन रैबिट 2 महीने का हो जाता है तो बच्चे पैदा कर लेता है, और फिर उसके बाद हर महीने बच्चे पैदा करता है, 2 महीने के बाद हर महीने, और कितने महीने बाद मर जाता है। ईच न्यू पेयर ऑफ रैबिट प्रोड्यूस ए न्यू पेयर, तो इस तरीके से, और फिर जो नया रैबिट पैदा हुआ है वो भी याद रखो, वो भी 2 महीने बाद फिर से बच्चे पैदा करेगा। भाई ये इसने एक पेयर रैबिट लाए, उन्होंने 2 महीने बाद बच्चे पैदा किए, फिर 2 महीने बाद और बच्चे पैदा किए, लेकिन जो बच्चे पैदा हुए वो भी तो 2 महीने बाद बच्चे पैदा करेंगे। तो इस तरीके के सीक्वेंस से भी ये फिबोनाची सीक्वेंस होता है, इसको एक साइंटिस्ट ने अध्ययन किया। तो सच सीक्वेंसेज आर आल्सो देयर बट इट इज पेंडिंग, ये फिर से 11th में रखा जाएगा। 11th की जो ऊपर की जो बुक है कब फर्स्ट, वो इसी रैबिट का चित्र है। 11th की बुक उसमें ये रैबिट बने हुए हैं, हमारे पास रखी है ना। अब जरा देखो, तो ऐसे केस में क्या लिखा है बताओ, एज्यूमिंग नो रैबिट डाइज, ये भी कहा है कि ये रैबिट मरते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए कि हाउ द रैबिट विल ग्रो। तो चीन ने क्या किए, अपनी बंजर जमीन पे 10 लाख रैबिट छोड़ दिए, जिससे कि वो जमीन के अंदर जो सूखी हुई जड़ है ना उनका बंजर, उसको खोद खोद के वो जड़ खाए। इससे क्या होगा, उनकी ज़मीन सॉफ्ट हो जाएगी और उसके अंदर वो घर बनाएंगे तो ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी। इसके लिए उसने ऐसा किया। होगा या नहीं होगा वो उसका एक्सपेरिमेंट है, बट वो ऐसा सोचता है कि ऐसा करने से कुछ हो जाएगा। अब देखो नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 देखो अगला, so that is 1 to 5, 1 to 5 में किसी था, सबके A और D की वैल्यू बताओ। पहले मैं A और D बताओ। D सही है, A1 D। अंशुप्रिया सेकंड का बताओ है? और थोड़ा तेज बोला, फिर कितना बताया? बताती नहीं है तुम, ताशी बताओ सेकंड का। हाँ दिव्या तुम भी नहीं बता, चलो अंशुप्रिया ने बता दिया, बात हो गई। चलो कर दें, जब डिक्रीजिंग AP है तो D जुड़ थोड़ी रहा, वो तो घट रहा है। -30 जोड़ोगे तब डिक्रीज होगी, ये यानी 30 जोड़ दो अगली टर्म आएगी, ऐसी होगा। ये दिन दहाड़े उल्लू बना रहे लोगों। अगला देखो, दैट इज 70 - 100, दैट इज A2 - A1, जरा करके तो देखो। 30 कहाँ से है? 70 - 100 30, उल्टा घटाने फिर 30 ले। आर्यभट्ट के परिवार की हो क्या ना। A3 - A2 40 - 70 करो, कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट तो होगा, बड़े का साइन लगता है, बड़े का साइन लगेगा। इससे क्या पता चला, A2 - A1 किसके इक्वल है? A3 - A2, जो कि -30 है। तो ये AP हुई जिसकी पहली टर्म तो 100 हुई और कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? -30। दिस इज एन AP। बोला था क्या? और
लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते माइनस सब्लिमेट हो गया। माइनस अगला देखो, मयंक थर्ड बताओ, क्या ये एपी है? यदि है तो अगली टर्म क्या जोड़ने से आएगी? 1 जोड़ने से आ जाएगी। ये कह रहे हैं अगली 1 जोड़ने से आ जाएगी। -3 में 1 जोड़ोगे आ जाएगी? आ जाएगी, सही है, आ जाएगी तो है। -3 माइनस, सही है, 1 जोड़ोगे तो आ ही जाएगी। -3 में 1 जोड़ दो, 2 नहीं आएगा। अभी तो करके देखो, जो लोग, कुछ लोग दिमाग भी लगा लेते हैं। दैट इज A2 माइनस A1 करो तो -2 माइनस यही तो करना पड़ेगा। -2 -3 तो क्या आया बोलो? +3 तो कितना आ गया? 1 आ गया। A3 माइनस A2 करो जरा। A1 इसके ऊपर लिख भी सकते हो आप, A1 A2 A3 A4 ऐसे लिख सकते हो। A3 माइनस A2 करो, -1 -2 तो कितना आ गया? 1 आ गया। और A4 माइनस A3, कुछ लोग सोचते हैं कि क्या पता और गारंटी के लिए एक और भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 0 -1 तो कितना आ गया? इससे क्या पता चलता है? एज द difference between subsequent terms is constant, so it is an AP. As difference between subsequent terms is constant, so it is an AP. With sentence पूरा करिए अंशु प्रिया। with और सही है। अगला देखो, कुमकुम फोर्थ वाला, क्या एपी है? यदि है तो ए क्या है और डी क्या है? नहीं है तो कोई बात नहीं, है या नहीं पहले ये बताओ। नहीं है। सुजैन बोलो, है तो ए क्या है? डी। दिस इज एन एपी, ये एपी है। विथ a इज इक्वल्स टू 3 और d की वैल्यू क्या है? 0। सही है। अगला देखो, त्रिशु तुम्हारा नंबर है, बोलो 5 के बारे में। एपी है या नहीं? एपी है। क्या क्या जोड़ने से अगली टर्म आ जाएगी? सर -0.5 है ना? सही। दिस इज एन एपी। तो जैसा इन्होंने कह दिया, मैं करके देख लूं, मुझे इन पे भरोसा कम है, मैं करके देख लेता हूँ, क्या पता सही बता रही हूँ। -1.5 + 1, अरे इनकी बात तो सही निकली। -0.5 ना। अब देखो, सो A3 माइनस A2 करो, दैट कम्स एज -1, दैट इज -2.0 और -1.5, तो -2.0 + 1.5, सो -0.5। तो इससे क्या पता चल रहा है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। दिस इज -0.5। दिस इज एन AP with A is equals to -1.5 and B is equals to -0.5। ओके, इतनी बात हो गई। अब आगे देखो, गलत किया कुछ, कितना था ये? -1.0 है। ओके, -1.0। अब अगला देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सरल दे रहा हूँ एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज जिससे आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। इसके 4 का 1 कर लो, 2 कर लो, 3, ठीक है,
और 4 कर लो, 7 कर लो, 6 और 7। आगे तो नहीं करना। ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या करना है, 4 टर्म दिए हैं, इसके आगे की वो क्या कह रहा है, 3 टर्म्स बतानी है, लेकिन हम आपकी सरलता के लिए 2 ही टर्म के बारे में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो आपको क्या A5 और A6 बतानी होगी सबने। A5 का फार्मूला बताओ दिव्या, A5 का, A6 का बताओ। जब A और D पता चल जाएगा तो A + 4D और 5D एक ही एक लाइन में करके निकाल। चलो, हाँ ये तो करना पड़ेगा, इसी से कंक्लूड होता है, ये प्राइम स्टेप। मार्जिन में भी लिखना तो एक पेज में हो जाएगा। ये लो, जिनका हो गया है वो 4th क्वेश्चन के 5th पार्ट को रिकंसाइल करें मेरे से, मैं फिर अभी बताऊंगा। That is 3 plus √2, 3 plus 2√2, 3 plus 3√2. So A2 minus A1, 3 plus √2 minus 3. That comes as √2. A3 minus A2, that is 3 plus 2√2 minus 3 plus √2. That comes as 3 से 3 कट गया, तो 2√2 minus √2. That is comes as √2 into 1. So this is an AP. समझ में आ गया। तो एज A2 minus A1 is equals to A3 minus A2, so it is an AP। हाँ बोलिए। मिनट में आप लोग जमा करें, फिर आगे के क्वेश्चन बता जाएंगे। 4th का 5th आप लोग देखो कैसे किया गया। हाँ हो गए। अब देखो 5th देखो, समझ। सेकंड में A1 A2 A3 A4 निकालो, ऐसे देखो इधर 4 तक। ओके ना 4th का अब देखो 36 भी मैं बता रहा हूँ। 6 देखो, किसको चाहिए एक्स्ट्रा से, ये दैट इज 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 ऐसे चल रहा है। सो A2 minus A1 0.2। तो ये देखो, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करो तो क्या ये 0.02 आ जाएगा। हाँ ठीक है, हो गया। सेकंड टाइम भी हो गया। Now this comes as 0.02। अब देखो A3 minus A2 0.222 minus 0.22 ऐसे करो, ठीक है। तो 0.222 और 0.22 तो बोलो क्या आएगा, अपने मन से 0 भी लगा सकते हो, अगर तुम्हें लगाना तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 2 आ जाएगा, 0 0, तो कितना आंसर आएगा। आपको क्या लगता है कि ये दोनों सेम है या नहीं? They are not same. So that is A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So it is not an AP. इसलिए AP नहीं हुई, सही है। अब देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
सेवेंथ भी देखिए, एट देखो, सेवेंथ दिया है 0 -4 -8 -12, तो A2 -A1 क्या हुआ, -4 -0 जो कि -4 है, और A3 -A2 क्या हुआ, दैट कम्स एज -8 + 4, तो ये भी -4। इससे क्या पता चलता है, हाँ नमन बोलो, चलो। सो that is A2 -A1 is equals to A3 -A2, so it is an A3। चलो, अब जिसका जितना हो गया हमको जमा कर दो, जिससे आगे कम कराना और इसमें समझो इनका, और इधर जमा कर दो। ये तो नहीं है, चलो आगे का समझो, ये जो मैं बता रहा हूँ। हाँ लो, जमा करिए, वो ठीक है, इससे कोई जरूरत नहीं, जितना हो जाए उतना देखो, अभी से समझो ना। देखो ये क्वेश्चन देखो, दैट इज 5th पार्ट, बात नहीं करो। 3 + √2 3 + √2 3 + 2 √2, तो 3 + √2 से 3 माइनस किया, √2 बचा, A2 -A1 में √2 बचेगा, इससे इसको माइनस करो, तो दिस माइनस दिस लिखा, 3 कट गया, तो 2√2 में से √2 माइनस हुआ, √2 को कॉमन ले लो, तो 2 - 1, ऐसे सिंपली भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 2√2 में से √2 गया तो √2 बचा, और ऐसे ना कर पाओ तो √2 कॉमन ले लो, तो 2 - 1 तब बना, ऐसे भी कर लो। तो बोलो क्या ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं सेम हैं? इससे क्या पता चला कि सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसी वजह से इसे कॉमन डिफरेंस कहा गया। हेंस इट इज एन एपी, यहाँ डिक्लेयर कर दो इट इज एन एपी। यहाँ देखिए 0.2 0.22, ठीक है, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा, 0.22 माइनस 0.2, इसको ऐसे लिख दो 0 लगा के, और सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 0.02। जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे कर लेना, अपने मन से मैंने 0 लगा दिया, तो उससे क्या होगा 0.002। क्या ये सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये एक एपी नहीं हुई। अगला देखो, इसमें ये इस तरीके के क्वेश्चन हमने कराए हैं, -4 -0 और -8 -4, दैट कम्स एज -8 + 4, तो दोनों में सेम आया तो एपी हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, कांस्टेंट एपी। हाँ बोलो ना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, a² a³ और a4। सो नाउ A2 - A1 क्या हुआ, इधर देखो काशी, इधर देखो, दैट इज A² - A, हमसे पूछ लो तो बता दूंगा। तो A² - A, तो A कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा ताशी, तो A -1। अब किसी में A3 - A2 करो, तो A³ - A² कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन ले लो, तो क्या बचा है यहाँ पे बोलो, A -1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? एज A2 देखो इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन लोगे तो A² आएगा ना कॉमन, और A- इक्वल तो नहीं है, सो दिस इज नॉट एन एपी। सो A2 - A1 is not equal to A3 - A2, so it is not an AP। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, √2 √8 √18,
दैट इज 12 √2 √8 √18 और √32। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये √2 है और इसे लिखने 2√2 लिख सकते हो, या ऐसे करके देख लो, रूट के अंदर 2 × 2 × 2 होता है, तो जोड़े में जो चीज़ होती है बाहर आ जाती है, तो ये 2√2 है कि नहीं। इसको सोचो, रूट के अंदर क्या 2 × 3 × 3 है, देखो तो 3 × 3 का जोड़ा बना हुआ है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो दिस कम्स एज 3√2, 2 अंदर रहेगा। इसे क्या लिख सकते हो, 2 × 4 × 4, देख लो 32 आ रहा है, 4 का जोड़ा है, तो 4√2। दिख जाएगी, देखने में क्या लगती है आपको कि ये AP होगी कि नहीं होगी, हो सकती है। दैट इज A2 - A1, देखो 2√2 - √2, तो √2 कॉमन ले लो, तो 2 - 1, so this is √2 × 1, तो कितना आ गया, √2 आ गया। अब अगला देखो, दैट इज A3 - A2, तो A3 - A2 क्या हुआ, 3√2 और -2√2, हमको इसमें √2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 - 2 आ गया। दिस कम्स एज √2 × 1, सो दिस √2, ये भी √2 आया, ये भी √2 आया। इससे पता चलता है कि एक AP है। दैट इज A2 - A1 = A3 - A2, सो इट इज एन AP। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस और बाकी चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं। नाउ 13th अभिषेक, आपको क्या लगता है AP हो सकती है या नहीं हो सकती? दैट इज √3 √6 √9 और √12, ये 4 चीजें हैं। हेलो, हाँ अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, कितनी देर में पहुँचो? हाँ आ जाइए, आ जाइए। देखो √6 - √3, तो √6 को क्या कह सकते हो, क्या √3 × 2 और -√3, क्या ये बात आपको मालूम है कि √AB हो तो उसे √A × √B लिखा जा सकता है। ऐसा 9th में एक आइडेंटिटी थी ना, तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हो, √3 × √2 - √3, और अगर √3 कॉमन आ गया तो अंदर से क्या निकलेगा, ये चीज हो गई। इसी तरीके से अगर अब देखिए √9 -√6, √9 - √6 जो कि A3 - A2 है, दैट इज, इसे क्या √3 × √3 लिखा जा सकता है, और इसे √3 × √2 आइडेंटिटी लगाकर, जैसे मैंने यहाँ लगाई है, ऐसे पहले 3 × 3 लिखो, 3 × 2 लिखो, फिर अलग अलग लिख दो, और √3 अगर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, √3 - √2, तो क्या आपको ये और ये सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दैट मीन्स A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, सो इट इज नॉट एन AP, इसलिए AP नहीं हुई। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें देखिए, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 का 3rd और 4th देखो, 1st और 2nd आप लोग कर लोगे। तो एग्जाम्पल 2 का 3rd देखिए, 3rd में क्या है, -2 2 -2 2। अंकुर आपको क्या लगता है, ये AP होगी या नहीं होगी? देर लगा रहे हो अरविंद, नहीं होगी, चेक करें। दिस इज A1 A2 A3 एंड A4, तो A2 - A1 करो, दैट इज 2 - -2, तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। A3 - A2 करो, तो कितना आएगा, -2 -2, वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, और बीच का माइनस तो फार्मूले का है, तो ये -4 आ गया।
ऐसे भी देख लो, -2 में क्या जोड़े कि 2 आए, बोलो 4, और 2 में क्या जोड़े कि -2 आए, -4। तो इस तरीके से अलग अलग, कभी 4 जुड़वा रहा है, कभी -4, तो क्या ऐसे AP बनती है? सो दिस इज नॉट एन AP, क्योंकि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। अब जरा देखो, इसी का 4, अमन बताओ क्या तुम्हें ये AP लग रही है? क्योंकि शुरू में 3 टर्म तक तो कॉमन डिफरेंस 0 रहता है, फिर 4th में 1 जुड़वा देता है, फिर 3 0 रहता है। तो दिस इज नॉट द टेंडेंसी ऑफ एन AP। ओके, चलो 2 सवाल फर्स्ट क्वेश्चन के हम और करेंगे जो सिंपल है। एक पहला सवाल, एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल करिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 एंड फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अच्छा, फेयर फॉर 1 किलोमीटर बताओ। फॉर 1 किलोमीटर जो चलेगा उसको 15 रुपए देने पड़ेंगे, और हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसा लिख सकते हो कि फेयर, ठीक है, स्टार्टिंग, देखो फेयर ऑफ सब्सिक्वेंट किलोमीटर ऐसे लिखा जाता है, सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर। तो लगातार किलोमीटर का फेयर स्टार्ट हुआ फर्स्ट किलोमीटर से, तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना पड़ा? 15 रुपीज। सेकेंड का क्या पड़ा बताओ? 15 + 8 रुपीज। ये 8 जुड़ जाएगा, हर एक एडिशनल का 8 अब लगेगा। पहले वाले में उसे AC ऑन करना पड़ता है, जो भी करना पड़ेगा, तो उसका एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है कि नहीं? तो अभी अगले वाले का क्या होगा बोलो? तो 15 + 2 × 8 नहीं हो जाएगा कि 3 किलोमीटर चले, ये फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, और ये कितने किलोमीटर? 3 चलोगे तो पहले किलोमीटर का 15 रुपए, और एडिशनल 2 का 8 रुपए। ऐसा बॉम्बे जाओगे जो गया तो टैक्सी का यही सिस्टम है। और फिर देखो अगर 4 किलोमीटर चलेगा तो क्या, तो इस तरीके से फेयर चल रहा है, सही है। फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपए, 2 किलोमीटर चलोगे पहले का 15, दूसरे का 8, 3 चले तो 8 देते जाओ एक्स्ट्रा। नहीं, फिर से बता दें। चलो, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स दैट इज 15 और +8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, तो कितना हुआ? 23 हुआ कि नहीं? बोलो, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले आप, हर एडिशनल का अब 8 लगेगा, पहले में महंगा पड़ता। ओके, तो फेयर फॉर 3 किलोमीटर दैट इज इक्वल्स टू 15 + 8 + 8, तो कितना हो जाएगा? 2 × 8 भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा ठीक लगेगा। दैट 15 + 16, ये कितना हुआ? दैट इज 31। अब इसको एक साथ लिखो। सो दिस फॉर्म्स, अभी ये मत लिखना कि ये AP है। दिस फॉर्म्स प्रोग्रेशन, क्योंकि किसी नियम से चल रही है, जो चीज़ नियम से चले क्या उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। बाकी हम ये देख लेंगे कि ये AP है भी या नहीं। अब ये मैंने एक प्रोग्रेशन बना ली, अब इसमें A2 - A1 करो और A3 - A2, अगर वो सेम आ जाए तो कह देना ये AP है। तो बोलो A2 - A1 करो, तो 23 - 15 कितना आ गया? 8। और बोलो A3 - A2 करो तो भी 8 आ गया। एज हाँ देखो, तो इससे क्या पता चलता है कि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, सो इट इज इक्वल टू ना, सो इट इज एन AP। इतना ही रखिए आज के लिए ये वाला। अब देखो इन दोनों में देख लो कि एफिशिएंट पूरी है, इसलिए इसकी कम लगेगी। ये हो सकता है उसका पैनल रखा हो, चेक नहीं, ये भी हो सकता है।
evening, sir. गुड इवनिंग